नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विलेज मास्टर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली बार एक्सरसाइज 1.1 करी थी, हम रियल नंबर कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का। तो पिछली बार हमने एक्सरसाइज 1.1 करी थी, अभी इस बार हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो बेसिक जो कुछ कंसेप्ट हैं वो पहले क्लियर कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। उसके बाद इसमें HCF आता है, LCM आता है, फैक्टराइजेशन मेथड से HCF LCM को कैसे निकालना है वो आया है। तो हमें बोला है कि फैक्टराइजेशन मेथड से HCF LCM करो, जैसे यहाँ पे HCF दिया है, फिर LCM दिया है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF LCM कैसे करेंगे। फिर इसने ये भी बताया है कि HCF और LCM का अगर कोई भी किसी भी दो नंबर का HCF और LCM को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। यहाँ पे जैसे दिया है कि दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। तो उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो चेक करेंगे। जैसे ये बोलता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालो, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में करो। फिर उसके बाद HCF LCM निकालने के लिए बोल रहा है, फिर प्रोडक्ट में भी बोल रहा है। तो इसके टोटल 7 क्वेश्चन है। फिर एक नंबर प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली नंबर प्रॉब्लम। तो इसको हम चेक एक्सरसाइज 1.2 के कुछ हम फंडामेंटल जो कंसेप्ट पे पहले वो समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के पहले तो पहले इसको एक हम रीडिंग दे देते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो मैंने बताया था अभी इसमें दो वर्ड आए हैं, कंपोजिट नंबर, फैक्टराइज्ड और प्राइम। इसका क्या मतलब है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या बताया था, कंपोजिट नंबर पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कोई भी ऐसा नंबर, एनी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा, मोर देन टू, मोर मोर देन टू फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर होते हैं। मतलब जैसे हमने 4 को देखा था, सबसे छोटी एग्जांपल, हमने 4 को देखा। 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 4 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 के फैक्टर कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। तो इसके ज़्यादा फैक्टर हैं, इसके फैक्टर टोटल 3 आ रहे हैं। लेकिन हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों। दो फैक्टर कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, एक फैक्टर होगा 1, और दूसरा नंबर इटसेल्फ होगा, नंबर इटसेल्फ, उसके हमेशा सिर्फ दो फैक्टर होंगे। इसकी एग्जांपल हमने क्या देखी थी, जैसे तो टू टू की हम एग्जांपल देख रहे थे। टू को अगर हम 2 के फैक्टर करेंगे तो कौन कौन सा आएगा, 1 आएगा और फिर 2 आएगा, इसके इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं है। तो इसलिए 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो अभी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या बोल रही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम फैक्टर फैक्टर करेंगे तो वो किस में आएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आएगा। अब देखते हैं हम, 4 कंपोजिट नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, इसके हम फैक्टर करते हैं तो 4 के फैक्टर करते हैं, 2, 2 आएगा, 2 2 जा 4, फिर 2, 2 1 जा 2। तो इसके फैक्टर कितना आ गए, 2 आ गया और 1 आ गया, 2 2 1 आ गया। मतलब ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अभी हम 6 को देखते हैं। तो 6 के किससे डिवाइड होगा, 6 डिवाइड होगा 2 से, तो 6 3 जा 6, ठीक है। और फिर उसके बाद डिवाइड होगा 3 से, ठीक है, 3 2 जा 6। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 हो गया और 3 हो गया। तो 2 और 3 भी दोनों प्राइम नंबर हैं, 2 और 3 भी दोनों प्राइम नंबर हैं। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो वो प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, जैसे ये दो प्राइम नंबर थे 2 और 3, इसका प्रोडक्ट कितना है, 2 3 6। तो 6 क्या है, कंपोजिट नंबर। तो इस कंपोजिट नंबर को हम इसके फैक्टर किए तो फैक्टर आए 2 और 3, तो इनका जब प्रोडक्ट किया 6 आया। तो कंपोजिट नंबर का जो कंपोजिट नंबर है उसके जब फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे तो उसके प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा। मतलब उसके जो प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट, प्राइम नंबर 2 है, 3 भी प्राइम नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आएगा, ये कंपोजिट नंबर आएगा। और नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है थ्योरम का, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक, ये बिल्कुल यूनिक होगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। जैसे यहाँ देखिए 12 है, 12 का मैं फैक्टर करता हूँ
तो इसको 2 से करूँगा 6 आया, फिर 2 से करूँगा तो फिर 3 आया, उसके बाद 3 से करूँगा तो 12 के कितने फैक्टर हो गए 2, 2 इंटू 3। फिर अब अभी हम देखते हैं कि हमने जो 12 है एक कंपोजिट नंबर है, इसको फैक्टर जब इसके फैक्टर किए तो तीन फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस किया है, तीन तरीकों से हमने इसको लिखा है, इसको एक्सप्रेस किया है। तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन सा सही है। 2 इंटू 3 ये सही है, 2 इंटू 3 इंटू 2 ये सही है, 3 इंटू 2 ये सही है। ये सारे के सारे इंडिविजुअल प्राइम नंबर हैं, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का फैक्टर है, उसका जो प्रोडक्ट है वो कंपोजिट नंबर बनता है। तो इसको अगली जो फैक्टराइजेशन की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो ये बोल रही है कि फैक्टराइजेशन की जो है ये यूनिक है। ये मतलब 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 4 इंटू 3 नहीं आ सकता, वो अपने आप में यूनिक होता है। और अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स, लेकिन वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे इस यहाँ पे मैंने 2 इंटू 3 लिखा, फिर इसका मैंने ऑर्डर बदली कर दिया, मतलब इसका जो क्रम है वो बदली कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 2 कर दिया, 3 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया। अब ये सब का प्रोडक्ट 12 हो रहा है, तो ये सारे ठीक हैं, ये भी सही है। किसी भी ऑर्डर तरीके से हम लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसके फैक्टर हैं वो यूनिक होंगे। ये हमारी कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अभी हम इसके अंदर में एक कंसेप्ट और आता है, वो है HCF। HCF क्या होगा, HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। कोई भी नंबर दिए हैं तो उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है उसका प्रोडक्ट होता है HCF। अभी इसको हम ऐसे समझते हैं, यहाँ से समझते हैं। HCF हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ये कैसे होता है, देखो कोई भी नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल मुझे 4 दिया है और 12 दिया है, तो इसका HCF मैं कैसे निकालूंगा। तो HCF निकालूंगा, इसको पहले फैक्टर कर लूंगा। तो 4 के फैक्टर किए मैंने 2 फिर 2, तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। अब 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी 12, इसको 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, फिर 3, तो ये 2 इंटू 3 आ गया। तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, यहाँ दो बार 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3। तो HCF हाईएस्ट, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जहाँ हाई आया है वहाँ उसको क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट, हाई और स्मॉल इसको ऐसे याद रखना है। हाई को जब जहाँ आया उसको सबसे स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ये 2 नंबर हैं, इन दोनों का फैक्टर जब हम किए तो इन दोनों के फैक्टर करने के बाद कॉमन क्या आया, कॉमन कितना आया, 2 आया। तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, इसमें सबसे छोटी पावर क्या है 2, इसमें भी पावर 2 है, तो मतलब स्मॉलेस्ट पावर 2 है। तो ये कॉमन कितना है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो कॉमन आ गया 2। तो मतलब HCF कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 4 एंड 12 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4। ये हो गया हमारा HCF। अभी हम देखते हैं LCM क्या बोलता है। LCM बोलता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM बोलता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। अब ये बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब कि 4 के हमने फैक्टर ऐसे किए थे, 12 के फैक्टर किए थे 2 इंटू 3। अब ये बोलता है प्रोडक्ट करना है, किस चीज का प्रोडक्ट करना है, ईच फैक्टर जितने भी उसमें हैं। जैसे 2 है, 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है इंटू 3 है, तो जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व हैं उसका जो हाईएस्ट पावर है उसकी हाईएस्ट, यहाँ पे 2 भी इन्वॉल्व है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। उसके बाद कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है, तो 3 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12। इसका HCF कितना हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा 12। तो ये LCM और HCF का कंसेप्ट है। चलो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इनके
जितने भी नंबर हैं इनको हमने प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। जैसे 140 140 है, 140 को हमने प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो हमने क्या करना है, सिंपल से 140 को यहाँ ऐसे रखना है। इसको सबसे पहले 2 से करो, कि 2 से इसको छोड़ दो। ये पहले सबसे पहले इन ये दो सामने वाले डिजिट है, पहले वाले जो डिजिट है लेफ्ट साइड से, इनको ले लेते हैं। तो ये कितना है 14। तो कितना कैसे आएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 आएगा, हमें पता है। तो 0 को नीचे 0 लगा देंगे। यहाँ पे पीछे 3 है तो मैं इसको 3, तो 3 से करूँगा, 5 3 15 और 3 एकम 3। तो इसको भी फिर मैं 3 से कर सकता हूँ, 3 एकम 3 तो 2 यहाँ गया 21, 7 21। तो इसको मैं नहीं कर सकता, तो इसको मैं सीधा 70 लिख दूंगा नीचे। तो अभी मैंने 3 8 2 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 5 × 3 × 3 × 70। 5005 है, इसको कर लेना, ये 5 से होगा, सीधा 5 से जाएगा। 7420 है, इसको भी कर लेना है। तो अभी हम तो क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, इन तीन इसके पार्ट दिए इनका, और फिर वेरीफाई किया करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अभी हम यहाँ पे एक ये कंसेप्ट देखते हैं। इसमें यहाँ कंसेप्ट क्या कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ एनी नंबर ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ एनी नंबर ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर। कोई भी नंबर है ए एंड बी, उसका एलसीएम और एचसीएफ जो है उसके प्रोडक्ट के, उन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अभी हम देखते हैं, हम यहाँ से एग्जांपल लेते हैं 26 और 91, इनका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, फिर देखते हैं कि उसके प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, वो बोलता है कि 26 और 91, ये इसका है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर हमें ये बताना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं। तो हम इनका पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो 2 या गया 13, इसका 13 रहेगा तो इसका 1 आ जाएगा। मतलब 26 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 13। तो 91 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 91 को देखते हैं। 91 को ना ही तो ये 2 से डिवाइड होता है, ना ही 3 से होता है, ना ही 4 से, ना ही 5 से, ना ही 6 से। तो 7 से देखते हैं। तो 7 एकम 7, तो यहाँ बचे 2, इधर क्या ये हो गया 21 और 7 या 21। 13 का कोई 13 जो है वो प्राइम नंबर है, उसका 2 ही फैक्टर है, तो 13 का 13 आ जाएगा। तो 26 को हमने ऐसे लिख दिया, 91 को लिख दिया 7 × 13, 7 × 13। तो अब ये क्या बोल रहा है कि एचसीएफ क्या कैसे हमने बोला था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन जो है, जो लोएस्ट पावर है दोनों नंबर में जो कॉमन है उसका उसकी जो सबसे छोटी पावर है उसको हम एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, देखो इन दोनों में कॉमन है 13, तो इसकी सबसे छोटी पावर कितनी है 1, तो मतलब एलसीएम आ जाएगा दोनों का 13। तो एचसीएफ क्या बोल रहा था, एचसीएफ बोल रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। मतलब इनकी जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व है, कितना कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है, 2 है, 3 13 है, 7 है, फिर 13 है। तो इसका जो हाईएस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट, तो मेरा एचसीएफ हो जाएगा कितना 2 × 13 × 7। तो ये कितना आ गया मेरा 182, एलसीएम हो गया 13। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दोनों नंबर हैं इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है उसके बराबर आएगा। मतलब एचसीएफ ऑफ 26 and 91 मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ऑफ 26 and 91 इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाई 91, इतना होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं एचसीएफ कितना है इनका, एचसीएफ है 13, सॉरी एचसीएफ है 182, एलसीएम कितना है 13 इक्वल टू 26 × 91। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2366, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2366। तो हमने ये देखा कि हमने इसको मान लो ये ए है और ये बी है, ये मान लेते हैं। तो हमें क्या कह रहा था इस एक्सरसाइज में, क्या कह रहा था कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी, मतलब एचसीएफ ऑफ 26 and 91 मल्टीप्लाई बाई
LCM ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट अभी हम एक बार देख लेते हैं, एक बार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट कहता है, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट कट फॉर्म में लिख दिया हूँ। बोलता है कि फाइंड द HCF एंड LCM एंड आल्सो वेरीफाई दैट H मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हमारे पास ये दो नंबर दे रखे हैं क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन बोलता है कि इन दो नंबर का HCF निकालो, फिर LCM निकालो और फिर वेरीफाई करो कि उनका जो LCM है और HCF है उनका मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों नंबरों को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो निकलेगा, वो एक बराबर है। यहाँ पे कुछ इनिशियल कैलकुलेशन करके रखी है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसमें HCF और LCM निकालेंगे। तो 336 का जब मैंने फैक्टर किया तो कैसे किया, 2, तो 2 वन जा 2, यहाँ 3 है तो 2 वन जा 2 कर सकता हूँ। 3 यहाँ इस तरफ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 13, तो 6 दूनी 12 और एक इस तरफ चला जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, फिर मैंने इसको 2 से किया, इन दोनों को लिया पहले। 8 दूनी 16, ये 8 है, 4 दूनी 8। फिर मैंने इसको 2 से किया तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से किया तो 2 दूनी 2 और 2 एक का 2। तो फिर ये 2 से नहीं हो रहा तो फिर मैं देखा 3 से होता है, फिर मैंने 3 से किया तो 7 2 21 हो गया। और अभी 7 नहीं होता, 7 एकम 7। तो 336 के फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू ये सारे मैंने अभी लिख देने, 2 2 2 2 3 7, 2 ये 2 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है, 4 बार, फिर इंटू 3 इंटू 7। तो मैं इसको ये ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद मैं 54 का फैक्टराइजेशन करता हूँ। फैक्टर में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 54 के फैक्टर कितना आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये वाला 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इसको ऐसे में लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, क्योंकि 3 बार है, 1 2 3 बार है। तो अभी HCF क्या होता है, फैक्टर है कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ दी कॉमन फैक्टर ऑफ लोएस्ट पावर। अभी कॉमन फैक्टर क्या, कौन कौन सा, 2 भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन हो गया। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारा 3 भी कॉमन हो गया। लेकिन HCF क्या कहता है कि लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट, इसकी लोएस्ट पावर दोनों में कितनी है, इसमें पावर 4 है, इसमें पावर 1 है, तो लोएस्ट कितनी है, 1, तो हम पावर लेंगे 1। ठीक है, इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर लेंगे 3, और 3 दूनी 6, ये आगे हमारा HCF। अभी LCM देखते हैं। तो LCM बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ठीक है, हर एक फैक्टर, यहाँ पे कितने कौन कौन से फैक्टर है, 2 3 7, यहाँ पे कितना है 2 और 3, तो हर एक फैक्टर जो इसमें आ रहा है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसका प्रोडक्ट। तो मैंने हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट किया, आ रहा है 2 आ रहा है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो 2 की हाईएस्ट पावर लिख दी मैंने 4। उसके बाद 3 आ रहा है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो मैंने इसको लिख दिया 3 की हाईएस्ट पावर 3। उसके बाद 7 है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो हमें ईच हर एक जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो भी लिखना है, तो 7 भी तो इन्वॉल्व है, तो 7 लिख दिया मैंने। अब इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा 3024, ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 27 और इंटू 7। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके 3024 आएगा। अभी क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि LCM, अभी अगला पार्ट निकालते हैं। अगला पार्ट क्या बोल रहा है कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाई 336। तो अभी मैं देखता हूँ कि इन दो ये आता है कि नहीं आता। तो मेरे पास LCM कितना आया है, LCM यहाँ से कितना आया है 2036, तो LCM लिख दूंगा 3024, तो ये आ जाएगा 3024 मल्टीप्लाई बाई HCF कितना है 6 इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाई 336। ओके, अभी इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आएगा 18144। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना आएगा 1814
4। तो इसका भी 18144 आया, इसका भी 18144 आया। तो हमें ये प्रूव हो गया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये दो नंबर थे हमारे, इनका एलसीएम निकाला हमने। एलसीएम आया 3024, एचसीएफ आया 6। जब 3024 और 6 का मल्टीप्लिकेशन किया 18144 आया, और जब 54 और 336 का मल्टीप्लिकेशन किया तो यह आया 18144। ठीक है, दोनों बराबर आए। तो ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है। तो ये हमने क्वेश्चन प्रूव कर दिया। इस एक्सरसाइज का जो 3 नंबर का क्वेश्चन है उसका वो बोलता है कि हमें एलसीएम निकालना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जिस मेथड से हम करते आ रहे थे इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और इसी मेथड का इस्तेमाल करके हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मैं इसका सिर्फ एक ही पार्ट कर रहा हूँ, बाकी बहुत आसान है, आप सब लोग कर सकते हैं। तो ये पहला जो इसका पार्ट है वो बोला है कि कौन कौन से नंबर दिए, 12, 15 एंड 21। तो किससे करना है हमें, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं 12 का फैक्टर निकालता हूँ। तो पहले 2 से इसको डिवाइड करूँगा, 6 दूनी 12, फिर 2 से करूँगा 3 दूनी 6, फिर 3 से 1, फिर 15 के फैक्टर किए 5 दिए 15, फिर 5 एकम 5, तो फिर 21 के फैक्टर किए 7 दिए 21 और 7 एकम 7। तो 12 के क्या क्या फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 2 बार है। फिर 15 के क्या फैक्टर आ गए, 3 इंटू 5। तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो उसके बाद 21 के क्या फैक्टर आ गए, 21 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 7। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अभी एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ बोलता है कि जो भी कॉमन फैक्टर है, जो भी फैक्टर है उनमें से जो कॉमन है, कॉमन की सबसे लोएस्ट वैल्यू। तो कॉमन क्या है इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 आ गया कॉमन। तो इसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू 1। तो इसका आ जाएगा एचसीएफ 3। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम बोलता है कि जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है। तो हम पहले देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व, टोटल कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है कि इनकी हाईएस्ट पावर। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर जब हम करेंगे तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, 420। तो एलसीएम कितना आ गया 420। तो हमें फाइंड क्या करना था, एलसीएम और एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया तो हमारा एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया हमारा 3, और एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया हमारा 420। दोस्तों इसके बाकी वाले जो पार्ट हैं बहुत ही आसान है, बाकी वाले पार्ट सारे खुद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप एक बार अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन ये बोलता है कि गिवन दैट, क्या गिवन है, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। एचसीएफ दिया है, हमें एलसीएम निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, हम उसको वेरीफाई भी कर रहे थे कि हम ये बोलते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। जिस नंबर के हम एलसीएम एचसीएफ निकालें, किस नंबर के रहे 306 और 657, तो जो एलसीएम आएगा और एचसीएफ आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो हम देख लेते हैं, हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को ऐसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना है 09। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो नंबर कितने हैं हमारे पास 306 मल्टीप्लाई बाय 657। तो LCM मल्टीप्लाई बाय 09, ये इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 201042। ठीक है, 201042 आएगा। अभी हमें निकालना एचसीएफ है। अब ये होता है कि मैथमेटिक्स के कुछ रूल हैं, बेसिक रूल्स हैं, वो हम यहाँ पे एक बार उनको देख लेते हैं।
वो मैथमेटिक्स के रूल कहते हैं कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो इक्वल टू के आगे जाके डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। वैसा ही इसके उल्टा भी होता है कि अगर डिवाइड हो तो आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर माइनस हो तो इक्वल टू के आगे जाके प्लस हो जाता है, और अगर प्लस हो तो इक्वल टू के आगे जाके माइनस हो जाता है। ये उल्टा भी होता है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तब भी माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं, एलसीएम निकाला है। एलसीएम इज इक्वल टू 201042 डिवाइडेड बाय 9। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका। एलसीएम इज इक्वल टू ये हो जाएगा 22338, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 22338। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 की पावर n है और n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, क्या वो 0 के साथ एंड हो सकता है। तो इसका हमने पहले समझ लेना है, समझ लेके फिर थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। तो पहले हम नीचे यहाँ पे आके पहले समझ लेते हैं कि 6n का मीनिंग क्या है। 6n और n जो है वो n क्या बोला है, एनी नेचुरल नंबर। n क्या है, एनी नेचुरल नंबर है। तो अभी हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, मतलब 1 2 3 4 और 1/2 जो भी जितने भी नंबर हैं वो सारे, मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये होते हैं नेचुरल नंबर। ये हमने पढ़ा था, इसमें जीरो नहीं आती। तो वो बोल रहा है कि n की जब हम कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो 6 क्या 0 के साथ एंड होगा। तो हम देखते हैं, अगर n की जगह हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6। फिर उसके बाद अगर हम n की जगह 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 36। n की जगह हम 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 36 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 216। तो हम अभी ये देखेंगे n की ऐसे ही हम जो n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर रख लेते हैं, ठीक है। क्या वो 0 के साथ एंड हो रहा है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो कभी भी ये 0 के साथ एंड नहीं होगा। हम नेचुरल नंबर कोई भी रख ले, चाहे 1 2 3 4 5 कितना भी रख लें। अभी किसी के दिमाग में आएगा कि सर अभी हम अगर n की जगह 10 रख दें तो नेचुरल नंबर आ सकता है। तो n की पावर 10 का मतलब ये नहीं है कि 6 इंटू 10, इसका मतलब क्या है कि 10 बार 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करना है। तो अभी हम देखते हैं ये क्यों नहीं होता। ये क्या कह रहा है कि थोड़ी सी इसमें हमने थ्योरी लिखनी है। ये कह रहा है कि इफ द नंबर 6n टू बी एंड विद 0 देन इट वुड बी ए डिविजिबल बाय 5। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो 10 के 0 के साथ एंड होगा तो क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, तो मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से हम उसको डिवाइड कर पाते होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n शुड कंटेन 5। अगर हम 6n की फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर करें, प्राइम मतलब जो यूनिक है, तो जो 6 था ये कंपोजिट नंबर था, इसके फैक्टर किए तो 2 और 3 आए, प्राइम नंबर आए, ठीक है। तो इसमें 5 नहीं है, अगर इसमें 5 होता तो हम मान सकते थे कि ये 0 के साथ एंड होगा। द प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6n कंटेन 2 एंड 3। उसमें क्या है, 2 और 3 है, 2 एंड 3 है। और अभी ये होता क्यों नहीं है, ये हमने ये पढ़ा था कि देयरफॉर द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक्स क्या बोलती है कि कोई भी नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसके जब हम फैक्टर करेंगे तो वो प्राइम में आएगा, उसके जितने भी फैक्टर हैं प्राइम में आएंगे और वो यूनिक होंगे, उनके अलावा दूसरा तीसरा कोई नहीं आएगा। जैसे 6 को एक कंपोजिट नंबर है तो इसका हमने फैक्टर किया और 2 और 3 आया, दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन ये यूनिक है, इनमें से और 2 और 3 ही आएगा और कोई नहीं आ सकता, ना ही 4 आ सकता है। ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक्स क्या बोलती है कि कोई भी नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसके जब हम फैक्टर करेंगे तो वो प्राइम में आएगा, उसके जितने भी फैक्टर हैं प्राइम में आएंगे और वो यूनिक होंगे, उनके अलावा दूसरा तीसरा कोई नहीं आएगा। जैसे 6 को एक कंपोजिट नंबर है तो इसका हमने फैक्टर किया और 2 और 3 आया, दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन ये यूनिक है, इनमें से और 2 और 3 ही आएगा और कोई नहीं आ सकता, ना ही 4 आ सकता है, इसमें ना ही 5 आ सकता है। तो इसलिए हम अगर कोई भी नंबर 0 के साथ एंड करेगा तो हमें इसमें 5 चाहिए।
या वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर उसके फैक्टर में 5 होना चाहिए। तो ना ही इसके फैक्टर में 5 है, तो इसका मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हमें गारंटी देती है, गारंटी इज दैट देयर इज नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। 6n में और कोई प्राइम नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है, कोई नहीं है। तो हेंस देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6n एंड विद डिजिट 0। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो जिसको हम 6n की जगह पुट करें और 6 जो है 0 के साथ एंड हो। ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन इतना ही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हम थोड़े यहाँ लिख लेते हैं कि जिसके 2 से मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। मतलब वो 2 से ज़्यादा मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो कंपोजिट नंबर होता है। अभी हम इनको देखते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत एक थोड़ी लंबी सी कैलकुलेशन है, उसको हमने करना है। तो हम इसको ऐसे देखो, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 11 प्लस 1, क्योंकि 13 इसमें इसमें और इस नंबर में 13 कॉमन था, 13 मैंने बाहर ले लिया, तो इसकी जगह 1 आ गया। इसकी जगह 1 रखने का कोई मतलब नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। तो इस 13 को मैंने बाहर ले लिया, तो ये आ गया 7 इंटू 11 आ गया 77 प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर आ गया 13, या आ जाएगा 88 इंटू 13। 88 इंटू 13 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 1144। अब हम ये देखते हैं कि 1144 के कितने फैक्टर हैं। तो 1144 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। हमने 1 से डिवाइड किया है, यहाँ पे हमने इसको 2 से डिवाइड किया है। 2 5 जा 10, और यहाँ रह गया 1, और ये आ गया 4, 7 2 जा 14, और 2 बचा, लास्ट में 4 बचा, और 4 2 जा 4। तो ये इसके साथ भी 2 के साथ भी पूरा डिवाइड हो रहा है। ऐसे हम देख रहे हैं कि ये 4 के साथ भी पूरा डिवाइड हो। फिर आगे 24 हो गया, 6 चौके 24 हो गए, 6 चौके 24 हो गया, तो ये भी 4 के साथ भी पूरा डिवाइड हो रहा है। वैसे ही हम देखें तो 8 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। 8 दिया, इसमें माइनस किया 2, इस 4 को नीचे लेके आया 24, फिर 8 दिया 24। तो ये, तो हम ये बोलेंगे द नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर एज, क्यों? क्योंकि एज इट कंटेन मोर देन 2 फैक्टर्स, और इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, और भी हो सकते हैं अगर हम आगे देखेंगे तो इसका मतलब ये कंपोजिट 1 प्लस 5। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इन दोनों नंबरों में 5 जो है, 5 ये कॉमन है, 5 कॉमन हो गया मेरा, 5 इसमें भी है, 5 इसमें, तो मैं 5 को बाहर निकाल लूंगा। तो मेरा क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 मैंने बाहर ले लिया। इसके बाद 7 का 42, ठीक है, 42 हो गया, ठीक है। उसको फिर मैंने किया 4 दिया 12, इसको 12 कर दिया, ये मल्टीप्लीकेशन में है, 2 का 2 बचा, ठीक है, 2 एकम 2 कर दिया, प्लस 1, तो ये आ गया बाहर। तो इन सबको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 1008, ठीक है, 1008 प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर है 5, तो ये हो जाएगा 1009 इंटू 5। 1009 इंटू 5 हो जाएगा, तो 9 5 45, और 5 0 0 5 5, तो ये आ जाएगा 5045, ठीक है, 5045 आ गया। अब 5045 को हम देखते हैं कि इसके कितने फैक्टर हैं। तो 5045 को पहले मैं उसके साथ इटसेल्फ के साथ कर सकता हूँ, 1 के साथ पूरा, फिर इसको 1 के साथ भी मैं कर सकता हूँ, और ये भी पूरा हो जाएगा। फिर इसको मैं 5 के साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है, 5 10 50, और ये आ गया 45 नीचे आया तो मेरे को 0 लगानी पड़ी, और 9 पंजे 45, ठीक है। ये पूरा इसको कट कर रहा है, मतलब 5 भी इसका फैक्टर है। तो हमने देखा, तो अगर ये नंबर कंपोजिट नहीं होता तो क्या होता? प्राइम होता। प्राइम होने के लिए क्या है? या तो उसका फैक्टर 1 होगा या इटसेल्फ होगा। तो हमने देखा 1 भी उसका फैक्टर है, इटसेल्फ भी है, और कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 5 भी इसका फैक्टर है, तो फिर हम लिखेंगे द नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 is composite number as it contain more than 2 prime factors, that is 1 5
5045। ये मोर देन के 3 इसके प्राइम फैक्टर हो गए, तो इसलिए 3 इसके फैक्टर हो गए, इसलिए हम इसको कंपोजिट नंबर ही बोलेंगे। अभी हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, एक बार हम समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब कि कोई एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें ऐसा वाला एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ऐसा वाला सर्कुलर पाथ है। और आगे कह रहा है कि सोनिया जो है वो 18 मिनट में इसको पूरा करती है, एक राउंड को। 1 राउंड सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है। और रवि कितना करता है, रवि टेक्स 12 मिनट फॉर दी सेम, रवि कितना लेता है 12 मिनट। तो रवि ले रहा है 12 मिनट, और हम यहाँ लिख देते हैं कि सोनिया, यहीं से सोनिया भी स्टार्ट कर रही है, सोनिया ले रही है 18 मिनट, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मान लो कि ये वाला पॉइंट है, दोनों ने यहाँ से शुरुआत करी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, दोनों ने यहाँ से शुरुआत करी, एक ही टाइम पे शुरुआत करी। मान लो कि उन्होंने 12 बजे करीब, पूरे 12 बजे शुरुआत करी, ठीक है, एक ही टाइम पे, एक ही डायरेक्शन पे उन्होंने, एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन पे उन्होंने शुरुआत करी। आफ्टर हो मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और कितने मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे बड़ा इसमें एक लॉजिक है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो एक राउंड लगाते हैं, 2 या कितने भी, वो कितने भी राउंड लगाएंगे, लेकिन दोनों इकट्ठे यहाँ पे कब होंगे हमें ये देखना है। तो मान लो कि सोनिया जो है, सोनिया का फर्स्ट राउंड है, सोनिया का फर्स्ट राउंड देखते हैं सोनिया का। तो 12 बजे अगर शुरू करेगी, हमने माना कि 12 बजे शुरू करेगी, तो 12 बज के 18 मिनट पे वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगी। लेकिन रवि क्या है कि रवि लेता है टोटल 12 मिनट, तो सोनिया 12 बजे शुरू करेगी और 12 बज के 18 मिनट पे खत्म कर देगी, ठीक है। और रवि क्या करेगा, रवि शुरू करेगा 12 बजे और 12 बज के 12 मिनट पे खत्म कर देगा। सोनिया का देख लेते हैं, सोनिया का फर्स्ट राउंड कितने मिनट में खत्म हो रहा है, फर्स्ट राउंड 18 मिनट में, ठीक है। सेकेंड राउंड 36 मिनट में, थर्ड राउंड कितना हो गया 54 मिनट में। मतलब कि 12 बज के 18 मिनट पे, अगर 12 बजे शुरू करेंगे, पूरे 12 बजे 12 PM हमने मान लिया कि शुरू करेंगे, तो 12 बजे शुरू करेगा तो 12:18 पे पहला राउंड खत्म करेगा, दूसरा राउंड खत्म करेगा वो 12 बज के 36 मिनट पे खत्म करेगी, तीसरा राउंड खत्म करेगी 12 बज के 54 मिनट पर, ठीक है। फिर हम ऐसे ही रवि का देख लेते हैं, रवि का क्या है, रवि क्या करेगा, रवि का फर्स्ट राउंड जो है, फर्स्ट वो 12 मिनट में होगा, सेकंड राउंड हो जाएगा 24 मिनट में, थर्ड राउंड कब हो जाएगा 36 मिनट पे। मतलब कि अगर 12 बजे पूरे शुरू करता है रवि भी, पूरे 12 बजे शुरू करता है, क्वेश्चन में दिया है कि 12 बजे सेम टाइम पे शुरू करता है, सेम डायरेक्शन पे और सेम पॉइंट पे, एक ही जगह से, एक ही डायरेक्शन में, एक ही समय पे। तो अगर रवि 12 बजे इसको शुरू करेगा तो ये कब खत्म करेगा, 12 बज के 12 मिनट पे पहला राउंड खत्म कर देगा, ठीक है। दूसरा राउंड 12 बज के 24 मिनट पे खत्म कर देगा, और तीसरा राउंड 12 बज के 36 मिनट पे खत्म करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों एक जगह कब मिले, तो कब मिले, ये भी 12:36 पे सेकंड राउंड खत्म करेगी, तो रवि क्या है 12:36 पे अपना थर्ड राउंड खत्म करेगा। मतलब कि सोनिया का सेकंड राउंड और रवि का थर्ड राउंड जाके एक साथ एक जगह खत्म होगा। तो हमने क्या देखा कि मतलब 12 बज के 36 मिनट पे, 12 बजे उन्होंने शुरू किया, तो 12 बज के 36 मिनट पे वो दोनों एक जगह एक टाइम पे आके मिल रहे हैं। मतलब सोनिया ने 2 राउंड तब मारे और रवि थोड़ा तेज निकला, रवि ने 3 राउंड मारे, लेकिन एक ही जगह पे वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलते हैं 12 बज के 36 मिनट पे, क्योंकि ये कॉमन है। तो 36 मिनट, मतलब वो क्वेश्चन पूछता है कि उनको कितने मिनट में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो हम लिखेंगे कि सोनिया एंड रवि will meet at starting point after 36 minutes। तो दोस्तों इसके साथ ये आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो जाती है। अगर कहीं कुछ समझ नहीं आया है
तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सी चीज़ समझ नहीं आई, फिर उसको मैं दोबारा वीडियो बना के, थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा।